नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, है ना भाई। आव्यूह के प्रकार के बारे में मैट्रिक्स की डेफिनेशन हम पढ़ चुके थे, है ना। कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स पे किए थे। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, आव्यूह के प्रकार। देखिएगा बच्चों, आव्यूह के प्रकार के बारे में जब मैं बात करूंगा, ठीक है ना, आव्यूह के प्रकार, आव्यूह के प्रकार, ठीक है। अब देखिए यहां पे मैं क्या मान के चलता हूं बच्चों, मैंने एक आव्यूह लिया एक आव्यूह लिया ए, जिसे हमने ऐसा बोला ए आई जे। ये जनरल फॉर्मेट होता है कि आव्यूह को लिखने का, जिसकी कोटि मैंने ली m क्रॉस n, जिसकी कोटि हमने क्या ली m क्रॉस n। m क्रॉस n अगर इसकी कोटि है, आव्यूह की कोटि m क्रॉस n आपको दी गई है ना भाई। तो यहां पे मैं आव्यूह को सब डिवाइड करता हूं कैटेगरीज में। देखिएगा इधर फर्स्ट में लेता हूं कि जब आपने बच्चों ये जो m का वैल्यू होगा वो 1 ले लिया होगा। अभी m यहां पे किसको दर्शाता है? पंक्ति की संख्या। और n किसे दर्शाता है? स्तंभों की संख्या। मतलब मैंने क्या बोल दिया है बच्चों कि आपने फिक्स कर दिया कि पंक्ति की संख्या आव्यूह के अंदर क्या होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। पंक्ति सिर्फ एक होगी, पंक्ति सिर्फ एक होगी, स्तंभ चाहे कितने भी हों। पंक्ति को आपको फिक्स कर देना है कि क्या लेना है, 1 लेना है। अगर पंक्ति की संख्या किसी आव्यूह में 1 है तो उस आव्यूह को बोला जाएगा प्यारे बच्चों पंक्ति आव्यूह। उसे क्या बोला जाएगा? पंक्ति आव्यूह। यदि पंक्ति की संख्या कितनी होगी? 1 होगी, तो इसे आप क्या पढ़ेंगे? पंक्ति आव्यूह। इसका एग्जाम्पल अगर आपको लिखना है तो ये देखिए, मैं ऐसे लिख सकता हूं 1 2 एंड 3। एक पंक्ति है और 3 स्तंभ हैं, तो क्या ये पंक्ति आव्यूह का एग्जाम्पल हो जाएगा? ठीक है। आप पंक्ति को एक लेंगे हमेशा, स्तंभों की संख्या चाहे कुछ भी हो, पंक्ति सिर्फ एक होगी, तो उस तरह के आव्यूह को क्या पढ़ेंगे अपन? पंक्ति आव्यूह। इसी तरीके से हो सकता है बच्चों मैं n को क्या ले लूं? 1 ले लूं, तो n1 मतलब स्तंभों की संख्या कितनी हो गई? 1 हो गई। अगर स्तंभों की संख्या आपने 1 कर दी तो इस तरीके के आव्यूह को क्या पढ़ा जाता है? स्तंभ आव्यूह। स्तंभ आव्यूह। यदि आव्यूह के अंदर स्तंभों की संख्या 1 हो तो उस आव्यूह को बोला जाएगा स्तंभ आव्यूह। यहां पे इसका एग्जाम्पल मुझे लिखना है तो मैं एग्जाम्पल लिख सकता हूं। देखो ऐसा कुछ 1 2 एंड 3, एक स्तंभ और 3 पंक्तियां, एक स्तंभ और 3 पंक्तियां। सामान्यतः अगर इसको दर्शाना है तो आप ऐसे दर्शा सकते हैं ए आई जे 1 क्रॉस n, पंक्ति 1 और स्तंभ n। और इधर कैसे लिख डालेंगे? a बराबर ए आई जे, पंक्ति m और स्तंभ 1। क्लियर है? ये लिख सकते हैं अपन। उसी तरीके से देखिएगा, यहां पे मैं बात कर लूं, यदि मेरा बच्चों m हो जाए n से बड़ा, एक केस ये बन सकता है, दूसरा केस m हो जाए आपका n से छोटा, और एक और केस m हो जाए किसके बराबर? n के बराबर। तो जो भी पॉसिबिलिटीज मेरे पास हो सकती है ना, मैंने वो ले ली। जो भी पॉसिबिलिटीज मेरे पास हैं वो मैंने ले ली। यहां पे मैंने क्या बोला? पंक्तियों की संख्या यदि किससे अधिक हो, पंक्तियों की संख्या यदि स्तंभों से अधिक हो, पंक्तियां अधिक होंगी स्तंभ कम होंगे, पंक्तियां अधिक होंगी और स्तंभ कम होंगे, तो इस तरीके के आव्यूह को बोला जाता है ऊर्ध्वाधर आव्यूह। ऊर्ध्वाधर आव्यूह, वर्टिकल मैट्रिक्स, वर्टिकल मैट्रिक्स, ऊर्ध्वाधर आव्यूह। आप हिंदी में लिख लीजिएगा ऊर्ध्वाधर आव्यूह। देखो बनेगा कैसा? पंक्तियों की संख्या ज्यादा है तो जनरल फॉर्मेट अगर मैं इसका बनाऊंगा बच्चों, तो ये देखो पंक्तियां ज्यादा दिखेंगी और स्तंभ कम दिखेंगे। तो देखो ये पंक्ति 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 और समथिंग पंक्ति, और इधर ये स्तंभ आ जाएंगे कुछ, है ना। तो मैंने बोला कि स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या से कम है, मतलब पंक्तियों की संख्या स्तंभों से ज्यादा है। तो ये देखो ज्यादा पंक्तियां हैं कम स्तंभ है, मतलब इसका जो फैलाव होगा ना वो ऊर्ध्वाधर होगा। इसका जो फैलाव होगा वो ऊर्ध्वाधर होना चाहिए, ऊर्ध्वाधर फैला हुआ दिखेगा आपको। ये इस तरीके का फोटो दिखेगा आपको, सही है क्या? इस तरीके का फोटो दिखेगा, इसलिए हमने इसको क्या बोल दिया? ऊर्ध्वाधर आव्यूह, मतलब वर्टिकल मैट्रिक्स। सिमिलरली इधर क्या होगा बच्चों? फैलाव किधर ज्यादा होगा? इधर वर्टिकल फैलाव ज्यादा होगा इसका, मतलब सॉरी क्षैतिज, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टली फैलाव ज्यादा होगा, क्षैतिज, इसे बोलते हैं क्षैतिज आव्यूह, हॉरिजॉन्टल
मैट्रिक्स, इसे बोला जाता है हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। इस केस में जो फैला होगा बच्चों वो किधर ज्यादा होगा, हॉरिजॉन्टली। ये देखो ऐसे ज्यादा फैला हुआ है, ये मैट्रिक्स इस तरीके से ज्यादा फैला हुआ है। जैसे मैं बात करूं आयत की, है ना, ये आयताकार व्यू तो है, आयताकार ही तो अरेंजमेंट है, तो आयताकार अरेंजमेंट है अगर, तो ये आयत जो बनेगा ये इस तरीके का बनेगा, इसकी चौड़ाई इसकी लंबाई से ज्यादा होगी। यहां पे क्या होगा, ये लंबाई जो है वो चौड़ाई से ज्यादा है, बोल सकते हैं क्या, इस तरीके का आव्यूह ये बनेगा। तो इनको अपन क्या बोलते हैं, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। अगर m ज्यादा हो n से तो वर्टिकल, m छोटा हो n से तो हॉरिजॉन्टल। क्लियर है। नेक्स्ट केस, जब आपका m बराबर n आ रहा है, जब m का मान किसके बराबर आ रहा है, n के बराबर आ रहा है, तो मैं इसे यहां पे ले लेता हूं। इस केस को इधर उतार रहे हैं अपन, है ना, आप यहाँ उधर लिख लीजिएगा आपकी कॉपी में, जैसे भी आपको लिखना है, m बराबर n। अगर किसी आव्यूह के अंदर बच्चों m और n बराबर हो जाए, मतलब पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर हो, तो इस तरीके के आव्यूह को अपन बोला करते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स, वर्ग आव्यूह। इसे क्या पढ़ेंगे आप, वर्ग आव्यूह। बहुत इंपॉर्टेंट ये है स्क्वायर मैट्रिक्स, थोड़ा सा हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका सब डिवीजन भी हम पढ़ेंगे, ठीक है, इसका सब डिवीजन, वर्ग आव्यूह को भी हम आगे डिवाइड करेंगे। तो वर्ग आव्यूह के बारे में भी हमें आगे बात करनी है। तो वर्ग आव्यूह हमारा क्या हो गया, जिसमें पंक्तियों तथा स्तंभों की संख्या क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। पंक्तियों तथा स्तंभों की संख्या क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों, बराबर हो जाएगी। अब इसे रिप्रेजेंट करने का तरीका देखिए, एक आव्यूह बना रहा हूं मैं, एग्जाम्पल, पहले तो एग्जाम्पल ले लेते हैं। 3 क्रॉस 3 का बना रहा हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये 3 क्रॉस 3 का एक वर्ग आव्यूह होगा, 3 क्रॉस 3 का एक वर्ग आव्यूह होगा। क्लियर है, ये समझ में आएगा हमें, ठीक है। अभी देखो वर्ग आव्यूह को प्रदर्शित करने का तरीका आगे लिख रहा हूं। वर्ग आव्यूह को आप प्रदर्शित कैसे करेंगे, प्रदर्शित करने का तरीका होगा, वर्ग आव्यूह को ऐसे लिखा जाता है, a बराबर a i j n क्रॉस n, n क्रॉस n। तो ये जो होगा ना बच्चों, ये क्या होगा, n कोटि का वर्ग आव्यूह। ये क्या होगा, n कोटि का वर्ग आव्यूह। जब ऐसा कुछ लिखा जाता है तो उसे n कोटि का वर्ग आव्यूह बोला जाता है। और डायरेक्टली मैं चाहूं ना बच्चों तो इसे आप ऐसा भी लिख सकते हैं, an। तो ये आपको समझ में आना चाहिए, ये किसे प्रदर्शित कर रहा है, वर्ग आव्यूह। वर्ग आव्यूह होगा जिसकी कोटि क्या है, जिसकी कोटि n है, जिसकी कोटि क्या होगी, n होगी, ठीक है। जिसकी कोटि आपकी क्या होगी बच्चों, n होगी। n कोटि के वर्ग आव्यूह को an करके हम लिखते हैं। क्लियर है, ये बात आपको पिक्चर क्लियर हुई कि वर्ग आव्यूह हमारा क्या हुआ। तो ये क्या किया हमने, छोटा सा डिवीजन, जो फॉर्मेट है वो हमने बनाया, वर्ग आव्यूह के प्रकार में छोटा सा फॉर्मेट हमने बनाया। अब इसके आगे मैं बात करता हूँ, इससे आगे बढ़ते हैं अपन, और भी कई आव्यूह होते हैं, है ना, इसमें अपन बात कर लेते हैं। और उसी के अंदर मैं पहला ले रहा हूं शून्य आव्यूह। हम बात कर रहे हैं शून्य आव्यूह की, जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स, ठीक है, शून्य आव्यूह, शून्य आव्यूह। अब बच्चों शून्य आव्यूह क्या होगा, ऐसा आव्यूह जिसके प्रत्येक अवयव को शून्य डाला जाए, ऐसा आव्यूह जिसका प्रत्येक अवयव शून्य हो, ठीक है। प्रत्येक अवयव क्या होगा, शून्य होगा। तो आप लिख सकते हैं प्रत्येक अवयव, आव्यूह जिसका प्रत्येक अवयव शून्य हो, आव्यूह जिसका प्रत्येक अवयव शून्य हो, उसे अपन बोलेंगे क्या, शून्य आव्यूह। सामान्य रिप्रेजेंटेशन, जैसे आपका A एक मैट्रिक्स है, aij m क्रॉस n कोटि का, तो यहां पे जिसके लिए, है ना, इसके लिए यहां पे क्या होगा, आपका जो aij है ना बच्चों, वो होगा 0 फॉर ऑल i एंड j। i और j के सभी वैल्यूज के लिए जो इसके अवयव होंगे वो क्या होने चाहिए, 0। i और j के प्रत्येक मान के लिए ये जो अवयव होंगे वो सभी क्या होने चाहिए, शून्य होने चाहिए। तो ये किसे प्रदर्शित करता है, शून्य आव्यूह को। ये मैथमेटिकल डेफिनेशन हो गई शून्य आव्यूह की, ये शून्य आव्यूह की आपकी मैथमेटिकल डेफिनेशन हो गई कि उसका प्रत्येक अवयव कैसा होगा,
शून्य होगा। सामान्यतः आप इसे प्रदर्शित करने के लिए आप उपयोग कर लेते हैं O का, कैपिटल O है ना, शून्य अवयव को, जीरो मैट्रिक्स O का उपयोग कर लेते हैं, सामान्यतः इससे प्रदर्शित कर देते हैं। बाकी अगर ऐसा कुछ नहीं होगा तो आपको क्वेश्चन में मतलब वो स्पेसिफाई किया जाएगा, क्वेश्चन में स्पेसिफाई किया जाएगा कि किसके बारे में बातें अपनी हो रही हैं। क्लियर है? अब चलिए, अब आते हैं आगे। हमने बात की थी बच्चों मुख्य विकर्ण की, हमने मुख्य विकर्ण के बारे में बात की थी क्या? मुख्य विकर्ण क्या हुआ करता था? जैसे मैं एग्जाम्पल कुछ लूँ, जब आपका I और J बराबर हो जाता था, I इक्वल टू J, तो उसके अलोंग जो लाइन आती थी उसे मुख्य विकर्ण बोलते थे। जैसे एग्जाम्पल मैंने लिया है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये अगर अवयव है तो ये जो होगा, ये जो लाइन होगा इसके अलोंग, इसे मुख्य विकर्ण पढ़ा जाएगा। सिमिलरली अगर मैंने ऐसा ही लिखा होता 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे मुख्य विकर्ण ये वाले एलिमेंट्स बनाते क्या? इन दोनों को जोड़ने वाली रेखा मुख्य विकर्ण बनाती। क्लियर है? ये मुख्य विकर्ण है और ये मुख्य विकर्ण है। अब आगे बात कर लेते हैं अपन वर्ग अवयव के बारे में। वर्ग अवयव का सब डिवीजन हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है? वर्ग अवयव का, तो चलें आ जाए। वर्ग अवयव स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, तो इस केस में आप एक मैट्रिक्स ले चुके हैं जो AIJ और जिसका क्रम होगा समथिंग n क्रॉस n, ठीक है? अब वर्ग अवयव के अपन प्रकार पढ़ रहे हैं। वर्ग अवयव से जो आपके अवयव निकलेंगे वो आता है त्रिभुजाकार अवयव, और दूसरा आएगा विकर्ण अवयव, ठीक है? त्रिभुजाकार अवयव और विकर्ण अवयव। तो देखो ये जो दोनों टाइप है, अगर कहीं पे क्वेश्चन में आपको दिखे कि विकर्ण अवयव के बारे में बात कर रहा है, तो विकर्ण अवयव सबसे पहले कैसा होगा? वर्ग होगा, मतलब उसमें पंक्तियों और स्तंभों की संख्या बराबर होगी। सिमिलरली त्रिभुजाकार की अगर बात की जाए तो त्रिभुजाकार भी कैसे होते हैं? वर्ग होते हैं, मतलब पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर होती है। क्लियर है? अभी जो वर्ग अवयव ये त्रिभुजाकार होते हैं, ये भी दो टाइप के होते हैं, ऊपरी त्रिभुजाकार और निम्न त्रिभुजाकार, ये दो टाइप के होते हैं। और फिर अपन बात करेंगे विकर्ण अवयव की, पहले इन्हें डिफाइन कर लेते हैं। देखिए ऊपरी त्रिभुजाकार में जैसे मैं बात करूं, मैंने एक एग्जांपल लिया, A बराबर में समथिंग कुछ अवयव ले लेते हैं अपन, A11 A12 A13 या इसे हम n क्रॉस n का बनाते हैं, 1 1 1 2, और इसी तरीके से चलेगा 1n 2 1 2 2 2n, ऐसा कुछ चलेगा। और इसी तरीके से मुझे इसी क्रम में इधर मिलेगा n1 n2, और ये चलता जाएगा कहाँ तक? n तक, ठीक है? ये समझ में आया? अभी बच्चों देखो, इन एलिमेंट्स को ज्वाइन करूं, ये सभी को ज्वाइन करूं, तो ये आपका क्या बनेगा? मुख्य विकर्ण, ये बनेगा मुख्य विकर्ण। अब हम बात करते हैं किसकी? ऊपरी त्रिभुजाकार की। तो ऊपरी त्रिभुजाकार जो अवयव होगा, उसके अंदर मुख्य विकर्ण के नीचे के प्रत्येक अवयव को आप 0 डालोगे, मुख्य विकर्ण के नीचे के प्रत्येक अवयव को आप 0 लोगे। यहां पे ये डेफिनेशन है इसकी कि मुख्य विकर्ण के नीचे का प्रत्येक अवयव 0 होता है। तो ये मुख्य विकर्ण हुआ, नीचे के प्रत्येक अवयव को क्या करना है? 0 करना है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं मुख्य विकर्ण इसी तरीके से लिखा जाता है, मुख्य विकर्ण के नीचे का प्रत्येक अवयव 0 होगा। प्रत्येक अवयव क्या होगा? 0 होगा। नीचे का प्रत्येक अवयव 0 होगा, मतलब वो कैसा अवयव होगा? ऊपरी त्रिभुजाकार, ठीक है? और इसी तरीके से मैं अगर ऊपर के अवयवों को 0 बोल देता तो वो क्या हो जाता? निम्न त्रिभुजाकार, ठीक है?
नीचे के अगर अवयव शून्य है तो ऊपरी त्रिभुजाकार, अगर ऊपर के शून्य हैं तो निम्न त्रिभुजाकार। ठीक है, और यहां पे बात देखो, मैं जो बोल रहा हूं ना, पॉइंट को पकड़ना है। सिर्फ और सिर्फ मैं बात कर रहा हूं किधर की, मुख्य विकर्ण के नीचे की। ऊपर के बारे में कुछ नहीं बोला है। मुख्य विकर्ण के नीचे के सभी अवयव श्योरली शून्य होने चाहिए। हो सकता है ऊपर का भी अवयव, कई सारे अवयव या कोई अवयव शून्य हो जाए, है ना। तो परंतु यहां पे फिक्स है, मस्ट है कि नीचे के अवयव शून्य होंगे सारे, तभी उसे आप ऊपरी त्रिभुजाकार बोलेंगे। जैसे मैं इसका एग्जाम्पल अगर लेना चाहूं बच्चों, ऊपरी त्रिभुजाकार का, तो एक अवयव ऐसा बना दें आप 1 2 3 4 5 6 0 0 0। देखें, मुख्य विकर्ण के नीचे के अवयव पकड़े आप, ये मुख्य विकर्ण था, नीचे के सभी अवयव कैसे आ रहे हैं बच्चों, शून्य आ रहे हैं क्या, नीचे के सभी अवयव कैसे आ रहे हैं, शून्य आ रहे हैं। मिल रहा है आपको, क्लियर है। मुख्य विकर्ण के नीचे के सभी अवयव शून्य हो जा रहे हैं। अगर ये नीचे के अवयव सभी शून्य हैं, नीचे के अगर सभी अवयव शून्य हैं, तो इसे मैथमेटिकली आप कैसे डिफाइन करेंगे। देखिए मैथमेटिकल डेफिनेशन, ए इक्वल टू में आपको क्या दिया गया है, ए आई जे एन क्रॉस एन। यदि ये कैसा है, यदि ये कैसा है, त्रिभुजाकार, ऊपरी त्रिभुजाकार, तो इसके अंदर बच्चों जो डेफिनेशन आएगी ना अवयव की, वो क्या आएगी, देखो ए आई जे बराबर में 0। कब 0, जब आई का मान जे से ज्यादा हो, आई का मान जब जे से ज्यादा हो, व्हेन आई इज ग्रेटर देन जे। जब कभी आई जे से ज्यादा होगा, मतलब पंक्ति का जो नंबर होगा वो स्तंभ के नंबर से ज्यादा होगा। देखो पंक्ति नंबर स्तंभ नंबर से ज्यादा है, पंक्ति नंबर स्तंभ नंबर से ज्यादा है, पंक्ति नंबर स्तंभ नंबर से ज्यादा है। उस केस में आपने क्या कर दिया, हर एक अवयव को 0 डाल दिया। यहां पे देखो, बाकी और मुझे ध्यान नहीं देना है। हो सकता है इसका एग्जाम्पल बच्चों ऐसा भी आ जाता, ये देखो, ये मैं ऐसा डाल देता 0 1 2 0 3 0, है ना, समथिंग 0 0 4, तो ये अवयव और ये अवयव भी 0 है। परंतु मुझे सिर्फ और सिर्फ चेक करना है कि मुख्य विकर्ण के नीचे के सभी अवयव 0 हैं क्या, मुख्य विकर्ण के नीचे के सभी अवयव 0 हैं क्या। अगर मुख्य विकर्ण के नीचे के सभी अवयव शून्य हो रहे हैं तो अपना तो काम हो गया ना, अपना तो काम यहां से हो गया ना। तो इसे आप क्या बोल सकते हैं, शून्य अवयव। क्लियर है, इसे आप क्या बोल सकते हैं, सॉरी ऊपरी त्रिभुजाकार। इसी तरीके से बच्चों निम्न त्रिभुजाकार आएगा। निम्न त्रिभुजाकार में मुझे कुछ नहीं लिखाना है आपको, सिर्फ और सिर्फ इतना सा आप लोग चेंज कर लीजिएगा, मुख्य विकर्ण के ऊपर के प्रत्येक अवयव को क्या होना पड़ेगा, शून्य होना पड़ेगा। और डेफिनेशन लिखनी है, वहां पे ये क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। जब जे आई से बड़ा होगा उस केस में आपको जो अवयव मिलेगा वो कैसा मिलेगा, निम्न त्रिभुजाकार। ठीक है, इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन करेंगे अगले लेक्चर में। अभी मैं विकर्ण अवयव के बारे में बात करता हूं। अब देखिए आप विकर्ण अवयव, विकर्ण अवयव के भी, विकर्ण अवयव क्या होता है, विकर्ण अवयव क्या होता है, इसके बारे में बात करने के लिए अपन नेक्स्ट लेक्चर में, इसके 2 टाइप भी होते हैं विकर्ण के, इसके बारे में मैं बात करूंगा आगे। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन करेंगे जो किस पे बेस्ड होंगे, त्रिभुजाकार पे। क्लियर है, आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।